नमस्ते, मैं डॉ राजेश वर्मा हूँ। मैं एक महिला डॉक्टर हूँ जो विशेष रूप से बुजुर्गों की देखभाल करती हूँ। क्या आपने कभी अपने पेशाब में झाग देखा है? यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं सोचते, लेकिन यह वहाँ मौजूद प्रोटीन हो सकता है जो किडनी की बीमारी का शुरुआती संकेत है। लेकिन अभी घबराएं नहीं, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में 33% लोगों को कभी न कभी स्वास्थ्य समस्याओं जैसे सूजन, शुगर, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की विफलता, किडनी रोग या कुछ संक्रमणों के कारण पेशाब में प्रोटीनूरिया की समस्या होती है। प्रोटीनूरिया इस बात का शुरुआती इशारा हो सकता है कि आपकी किडनी तनाव में है, और इसे नजरअंदाज करने से आगे चलकर किडनी फेल होने जैसी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि आप अपने आहार और आदतों में साधारण बदलाव करके प्रोटीनूरिया का प्रबंधन कर सकते हैं और अपनी किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। आज मैं आपको प्राकृतिक रूप से पेशाब में प्रोटीन को कम करने के लिए विज्ञान द्वारा समर्थित 6 तरीके बताऊंगी। हम ठीक वही साझा करेंगे जो आपको करने की जरूरत है और इसे कैसे करना है। हमारे साथ बने रहें और जानें कि आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं और लंबे समय तक अपनी किडनी का समर्थन कर सकते हैं। विषय में गहराई से जाने से पहले कृपया ध्यान दें कि यह जानकारी वास्तविक लोगों द्वारा बनाई गई है, पूरी तरह से तथ्यों की जांच की गई है, निष्पक्ष है और योग्य पेशेवरों द्वारा समीक्षित है। प्रोटीनूरिया को रोकने और अपनी किडनी को ठीक करने के 6 तरीके। 1, प्रोटीन का सेवन सीमित करें। ज्यादा प्रोटीन, कम कार्ब्स एक लोकप्रिय आहार का चलन बन गया है जिसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर जिम ट्रेनर तक हर कोई बढ़ावा दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यह वजन घटाने और ब्लड शुगर नियंत्रण में मदद करता है। हाई प्रोटीन डाइट वजन घटाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको प्रोटीनूरिया है या आप क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी के जोखिम में हैं, तो बहुत ज्यादा प्रोटीन का सेवन जोखिम भरा हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो हाई प्रोटीन डाइट आपकी किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालती है, जिससे उन्हें सामान्य से ज्यादा खून को फिल्टर करना पड़ता है। समय के साथ यह अतिरिक्त काम पेशाब में प्रोटीन के रिसाव का कारण बन सकता है और धीरे धीरे किडनी के कार्य को कम कर सकता है। यही कारण है कि प्रोटीन का सेवन सीमित करना प्रोटीनूरिया को रोकने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। कम प्रोटीन वाला आहार आपकी किडनी को फिल्टर करने के लिए आवश्यक प्रोटीन को कम करके उन पर से तनाव को दूर कर सकता है। यह प्रोटीनूरिया को प्रबंधित करने में मदद करता है। अपशिष्ट यानी गंदगी के जमाव को कम करता है और आपके मेटाबॉलिज्म, चयापचय को भी बढ़ाता है। जो लोग एडवांस्ड किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह तरीका डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे उपचारों की आवश्यकता को टालने में मदद कर सकता है। कर रखें आपकी प्रोटीन की जरूरतें, आपके वजन, पेशाब में प्रोटीन के परिणाम, किडनी की बीमारी के चरण, क्या आपको शुगर है और आपकी समग्र पोषण स्थिति से निर्धारित होती हैं। ये एक हाई प्रोटीन डाइट में आमतौर पर शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम पर 1.2 से 2.0 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि आमतौर पर सिफारिश की जाने वाली मात्रा से बहुत ज्यादा है। प्रोटीन के सेवन के लिए अनुशंसित आहार भत्ता आरडीए एक व्यक्ति के आदर्श शरीर के वजन, आपकी ऊंचाई के आधार पर एक स्वस्थ वजन के प्रति किलोग्राम के लिए लगभग 1.0 ग्राम है। उन लोगों के लिए जो बहुत कम व्यायाम करते हैं, अपने आदर्श शरीर के वजन की गणना करने के लिए बस अपनी ऊंचाई को
मीटर में बदलें, उसका वर्ग स्क्वायर करें और 22 से गुणा करें। तो अगर आप 5 फुट 10 इंच 178 सेमी के हैं तो आपका आदर्श शरीर का वजन लगभग 70 किलोग्राम है। और अगर आप हल्का व्यायाम करते हैं तो आपकी प्रोटीन की ज़रूरतें दिन में लगभग 70 ग्राम हैं। यदि आप कोई व्यायाम नहीं करते हैं तो आपको प्रति किलोग्राम केवल 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। लेकिन क्या होगा अगर आप प्रोटीन यूरिया या किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं? सामान्य तौर पर यदि आपको किडनी की बीमारी नहीं है लेकिन जोखिम अधिक है, जैसे कि एक किडनी होना, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या निम्न स्तर का प्रोटीन यूरिया पेशाब में 0.3 ग्राम दिन से कम प्रोटीन, तो अपनी किडनी की सुरक्षा के लिए अपने प्रोटीन का सेवन प्रतिदिन शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 1.0 ग्राम से कम रखना सबसे अच्छा है। जिन लोगों को किडनी रोग चरण 3 से 5 है या किसी भी चरण में प्रोटीन यूरिया तो 3 ग्राम दिन से अधिक है, उन्हें रोजाना शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम लगभग 0.65 से 0.6 ग्राम प्रोटीन का लक्ष्य रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका वजन 70 किलोग्राम है तो आपको प्रतिदिन लगभग 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। यह लगभग 170 ग्राम पके हुए मांस या मछली या 7 बड़े अंडे या 225 ग्राम टोफू या 3 कप पकी हुई फलियों दालों के बराबर है। अपने भोजन में प्रोटीन की गिनती करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए किडनी आहार विशेषज्ञ डाइटिशियन से सलाह लेना बुद्धिमानी है। वे आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप प्रोटीन की सही मात्रा खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। साथ ही ध्यान दें कि यदि आपको किडनी रोग या प्रोटीन यूरिया के साथ शुगर भी है तो सावधानीपूर्वक निगरानी के तहत हर दिन शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 0.6 से 88 ग्राम प्रोटीन का सेवन करने की सलाह दी जाती है। न्यूट्रिएंट्स जर्नल में प्रकाशित 2024 के एक अध्ययन से पता चलता है कि एडवांस्ड डायबिटिक किडनी डिजीज वाले लोगों में कम प्रोटीन वाले आहार का पालन करने से प्रोटीन यूरिया 3 गुना कम हो सकता है और किडनी के कार्य में गिरावट 5 गुना धीमी हो सकती है। कम प्रोटीन वाले आहार का पालन करते समय सुझाव। कम प्रोटीन वाले आहार का पालन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें यहाँ दी गई हैं। आपको अपना लगभग आधा प्रोटीन उच्च गुणवत्ता वाले स्रोतों जैसे अंडे, मछली और लीन मीट से प्राप्त करना चाहिए। बाकी के लिए पौधे आधारित विकल्प जैसे टोफू, बीन्स, दालें और मेवे बहुत अच्छे विकल्प हैं। प्रोटीन, फास्फोरस और सोडियम के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए प्रोसेस्ड प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों जैसे हम सॉसेज, डेली मीट, चीज और प्रोटीन बार से बचें। यदि आपकी किडनी की कार्यक्षमता कम हो रही है तो पौधे आधारित शाकाहारी प्रोटीन पर अधिक ध्यान देना बेहतर है, क्योंकि वे जानवरों के प्रोटीन की तुलना में यूरिया जैसे कम अपशिष्ट पैदा करते हैं। यदि आप वीगन, पूर्णतः शाकाहारी, कम प्रोटीन वाला आहार पसंद करते हैं तो अपनी थाली को साबुत या कम से कम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों जैसे फल, सब्जियां, अनाज और दालों से भरें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिले। अपने आहार में आवश्यक अमीनो एसिड या कीटो एसिड जैसे सप्लीमेंट शामिल करना भी उचित है। एक सरल गाइड ये है कि शरीर के वजन के हर 8 से 10 किलो के लिए एक गोली लें। बेहतर अवशोषण के लिए आदर्श रूप से भोजन के साथ। बहुत से लोग कम प्रोटीन वाले आहार का पालन करते समय वजन कम होने और मांसपेशियों के बर्बाद होने की चिंता करते हैं, लेकिन इसका समाधान आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले लोग
रोजाना शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 25 से 33 कैलोरी का सेवन करके इसे रोक सकते हैं। एक व्यावहारिक सुझाव यह है कि अपने कम प्रोटीन वाले भोजन को उच्च ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थों के साथ जोड़ें। पास्ता, नूडल्स, ब्रेड और कुछ प्रोटीन मुक्त स्नैक्स जैसे विकल्प आपको अपने प्रोटीन का सेवन बढ़ाए बिना आवश्यक ऊर्जा दे सकते हैं। 2. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ अधिक खाएं। अब अध्ययन बताते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का सेवन बढ़ाने से प्रोटीनूरिया को ठीक करने और किडनी की क्षति से बचाने में मदद मिल सकती है। यह इस प्रकार काम करता है जब आपका शरीर ऑक्सीजन का चयापचय मेटाबोलाइज करता है तो यह फ्री रेडिकल्स नामक अस्थिर अणु उत्पन्न करता है। ये अणु अपने लिए इलेक्ट्रॉनों को चुराकर कोशिकाओं और ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा शरीर कुछ फ्री रेडिकल्स को संभाल सकता है, लेकिन जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वे किडनी की कोशिकाओं पर हमला कर सकते हैं, जिससे सूजन और घाव हो सकते हैं। समय के साथ यह किडनी की खून को फिल्टर करने की क्षमता को कमजोर कर सकता है, जिससे पेशाब में प्रोटीन का रिसाव हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं और ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करते हैं, जो बदले में किडनी की फिल्टर करने की क्षमता को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करते समय सुझाव। आजकल कई खाद्य पदार्थों को एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बताकर विज्ञापित किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे वास्तव में कैसे मापा जाता है। आप खाद्य पदार्थों की एंटीऑक्सीडेंट शक्ति का आकलन उनके ORAC स्कोर के माध्यम से कर सकते हैं। यह स्कोर हमें बताता है कि कोई भोजन शरीर में फ्री रेडिकल्स को कितनी अच्छी तरह बेअसर कर सकता है। आमतौर पर ताजे पौधे आधारित खाद्य पदार्थ ORAC इकाइयों में सबसे अधिक स्कोर करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इसके विपरीत अत्यधिक प्रोसेस्ड और पशु आधारित खाद्य पदार्थों का स्कोर बहुत कम होता है। ऑक्सीडेटिव क्षति से बचने के लिए आपको अपने भोजन से रोजाना कम से कम 8,000 से 11,000 एंटीऑक्सीडेंट इकाइयां प्राप्त करने की आवश्यकता है। पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त करने के लिए आमतौर पर हर दिन फलों और सब्जियों की कम से कम 5 से 7 सर्विंग्स खाने की सलाह दी जाती है। ध्यान दें कि गुणवत्ता भी मात्रा जितनी ही मायने रखती है और सभी फल और सब्जियां समान लाभ प्रदान नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कप कटे हुए खरबूजे में सिर्फ 241 एंटीऑक्सीडेंट इकाइयां होती हैं, जबकि एक कप मीठी चेरी में प्रभावशाली 4,873 इकाइयां होती हैं। अपनी किडनी को लाभ पहुंचाने वाले एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों को चुनने के लिए इन सरल सुझावों का उपयोग करें। चमकीले रंग के फल और सब्जियां जैसे जामुन, बेरीज, अंगूर, सेब, तोरी और शिमला मिर्च चुनें। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। उदाहरण के लिए, बेरीज सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों में से कुछ हैं, जो फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनोल्स से भरे होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करते हैं। वे ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद कर सकते हैं, जो प्रोटीनूरिया के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कारक है। बस एक कप ब्लूबेरी आपको 9019 एंटीऑक्सीडेंट इकाइयां देती है, रसभरी 658 प्रदान करती है और स्ट्रॉबेरी 5 नॉटरेस इकाइयां प्रदान करती है। अपने आहार में जामुन बेरीज को शामिल करना आसान है। उन्हें स्मूदी, दलिया, दही में मिलाएं या उन्हें नाश्ते के रूप में आनंद लें। जामुन के साथ साथ
लाल अंगूर, सेब और शिमला मिर्च भी किडनी की समस्याओं वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे विकल्प हैं। एक कप लाल अंगूर में लगभग 902 एंटीओक्सीडेंट इकाइयां होती हैं। एक मध्यम गाला सेब में 146 इकाइयां होती हैं और 100 ग्राम शिमला मिर्च 727 इकाइयां प्रदान करती है। फलों और सब्जियों को हमेशा उनके छिलके के साथ खाएं, क्योंकि छिलके में एंटीओक्सीडेंट का एक बड़ा हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए, छिलके वाले एक मध्यम लाल सेब में 701 की एंटीओक्सीडेंट इकाइयां होती हैं, लेकिन इसे छीलने से यह घटकर 4723 इकाइयां रह जाती हैं। इसके अलावा अपने भोजन में हल्दी, धनिया, पार्सले और अदरक जैसी जड़ी बूटियों को शामिल करने का प्रयास करें। शोध से पता चलता है कि वे स्थिर ब्लड शुगर के स्तर का समर्थन कर सकते हैं, प्रोटीनूरिया को कम कर सकते हैं और किडनी की क्षति को धीमा कर सकते हैं, खासकर डायबिटिक किडनी रोग से जूझ रहे लोगों में। एक चम्मच 3 ग्राम पिसी हुई हल्दी 4 एंटीओक्सीडेंट इकाइयां प्रदान करती है, जबकि एक चम्मच 0.5 ग्राम सूखा धनिया 317 इकाइयां रखता है और एक चम्मच 108 ग्राम पिसी हुई अदरक 5 इकाइयां प्रदान करती है। डिब्बाबंद फलों और सब्जियों के बजाय ताज़े फल और सब्जियां चुनें और जूस, जैम और जेली जैसे अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचें, क्योंकि वे अक्सर प्रसंस्करण के दौरान अपनी एंटीओक्सीडेंट सामग्री खो देते हैं और उनमें अतिरिक्त चीनी होती है। अपनी खाना पकाने की विधियों के प्रति सचेत रहें। सब्जियों को उबालने के बजाय भाप में पकाना, स्टीमिंग या हल्का भूनना, सॉटिंग अधिक एंटीओक्सीडेंट बनाए रखने में मदद करता है। बहुत अधिक पकाने, ओवर कुकिंग से उनका पोषक मूल्य कम हो सकता है। क्या आप अब तक हमारे वीडियो का आनंद ले रहे हैं? यदि हाँ, तो कृपया लाइक बटन दबाकर हमें कुछ संकेत दें और हम इस तरह की और सामग्री बनाएंगे। 3. सोडियम नमक का सेवन सीमित करें। हालांकि आपके शरीर में तरल पदार्थ का संतुलन बनाए रखने के लिए सोडियम आवश्यक है, लेकिन बहुत अधिक सेवन करने से आपकी किडनी पर भारी असर पड़ सकता है। उच्च सोडियम के सेवन से आपका शरीर अधिक पानी को रोक कर रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यह अतिरिक्त दबाव किडनी को कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करता है, जिससे पेशाब में प्रोटीन लीक होने लगता है। समय के साथ बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किडनी के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है और किडनी की समस्याओं की प्रगति को तेज कर सकता है। अपने सोडियम सेवन को कम करने से आपके स्वास्थ्य में काफी सुधार हो सकता है। अमेरिकी आहार दिशा निर्देश सोडियम सेवन को प्रतिदिन 200-300 मिलीग्राम से कम रखने की सलाह देते हैं, जो लगभग 1 चम्मच या 5 ग्राम टेबल सॉल्ट नमक के बराबर है। हालांकि यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या किडनी की बीमारी है, तो प्रतिदिन 500 मिलीग्राम से अधिक का लक्ष्य न रखना उचित है। उदाहरण के लिए, एक दिन में 4 ग्राम नमक कम करने से आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्रमशः लगभग 7 और 4 mmHg कम हो सकता है। इसके अलावा कम नमक वाले आहार का पालन करने से सीकेडी वाले लोगों में पेशाब में प्रोटीन का स्तर 36% तक कम हो सकता है, जो महत्वपूर्ण किडनी सुरक्षा प्रदान करता है। न्यूट्रिएंट्स जर्नल में 2018 के एक अध्ययन ने सीकेडी चरण 1 से 4 वाले 738 लोगों को शामिल करते हुए 11 नैदानिक परीक्षणों की समीक्षा की, ताकि कम बनाम उच्च नमक सेवन के प्रभावों की तुलना की जा सके। निष्कर्ष स्पष्ट थे। जिन लोगों ने कम नमक वाले आहार का पालन किया, उनके पेशाब में सोडियम में 42% की कमी देखी गई,
साथ ही सिस्टोलिक में 4 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 2 कई मिमी एचजी की गिरावट देखी गई। साथ ही उच्च नमक वाले आहार का सेवन करने वाले लोगों की तुलना में उनके पेशाब में प्रोटीन का रिसाव भी प्रतिशत कम हो गया। इसका मतलब है कि नमक का सेवन कम करके आप न केवल अपने ब्लड प्रेशर को प्रबंधित करने में मदद करते हैं, बल्कि प्रोटीन यूरिया के जोखिम को भी कम करते हैं, जिससे आपकी किडनी को और नुकसान से बचाया जा सकता है। सोडियम का सेवन कम करने के लिए सुझाव: अक्सर ताज़ी उपज, फल सब्जी खरीदकर शुरुआत करें। कई तैयार या पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त सोडियम होता है, इसलिए घर पर नए सिरे से खाना पकाने से आपको आप क्या खाते हैं इस पर पूरा नियंत्रण मिल सकता है। अपने भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए नमक के बजाय जड़ी बूटियों, मसालों और बिना नमक वाले मसालों का उपयोग करें। डिब्बाबंद सब्जियों, बीन्स, राजमा, छोले, मांस या मछली का उपयोग करने से पहले उन्हें पानी से धो लें ताकि कुछ नमक धुल जाए। सोडियम सामग्री के लिए हमेशा पोषण तथ्य लेबल की जांच करें। यदि इसमें दैनिक मूल्य का 20% या अधिक है तो इसे उच्च सोडियम माना जाता है। नमक का सेवन कम करने में मदद के लिए सोडियम मुक्त, नमक मुक्त, कम सोडियम या बिना नमक वाले लेबल वाले उत्पादों की तलाश करें। पार ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड PUFAs पर विचार करें। आप शायद जानते होंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल की सेहत का समर्थन करते हैं। वे सूजन को कम करते हैं और धमनियों को प्लेक से साफ रखते हैं। हाल के शोध से पता चला है कि ये स्वस्थ वसा, प्रोटीन यूरिया, शुगर और किडनी रोग के प्रबंधन के लिए एक सहायक चिकित्सा के रूप में भी काम करते हैं। यहाँ बताया गया है कि वे कैसे मदद करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को प्रबंधित करने, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने और ब्लड प्रेशर और तरल पदार्थ के स्तर को संतुलित करने में मदद करते हैं, जो सभी किडनी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। वे आपकी किडनी को प्रोटीन को फिल्टर करने और पुनः अवशोषित करने में भी सहायता करते हैं, जो प्रोटीन के नुकसान को कम कर सकता है। हालांकि इस पर और शोध की आवश्यकता है। आपके शरीर को जिन 3 आवश्यक प्रकार के ओमेगा 3 PUFAs की आवश्यकता होती है, वे ALA, ALA, EPA, EPA और DHA, DHA हैं। शॉर्ट चेन ALA अलसी फ्लैक्सीड और सोयाबीन जैसे पौधों के तेलों में पाया जाता है, जबकि मछली और समुद्री भोजन लंबी चेन PUFA, EPA और DHA से भरपूर होते हैं। ये 2 रूप हैं जिनका आपका शरीर सबसे कुशलता से उपयोग करता है। ALA को एक आवश्यक फैटी एसिड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपका शरीर थोड़ी मात्रा में ALA को DHA और EPA में बदल सकता है, लेकिन यह रूपांतरण प्रक्रिया सीमित है। यही कारण है कि भोजन या सप्लीमेंट से सीधे इन ओमेगा 3 को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका है कि आपको इष्टतम स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त ओमेगा 3 मिल रहा है। 2023 में एक बड़े अध्ययन ने 12 देशों में 19 विभिन्न शोध परियोजनाओं के डेटा की जांच की। इसमें पाया गया कि जिन लोगों ने समुद्री भोजन से प्राप्त ओमेगा 3 PUFA जैसे EPA और DHA का अधिक सेवन किया, उनमें किडनी की बीमारी विकसित होने का जोखिम कम था। हालांकि पौधे आधारित ओमेगा 3 PUFA ने समान सुरक्षात्मक प्रभाव नहीं दिखाए। 2020 में PLOS1 जर्नल में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि लंबी चेन वाले
ओमेगा 3 PUFA टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में प्रोटीनूरिया को कैसे प्रभावित करते हैं। जिन लोगों ने कम से कम 24 सप्ताह तक लंबी चेन वाले ओमेगा 3 PUFA सप्लीमेंट लिए, उनके पेशाब में प्रोटीन का स्तर काफी कम था। ओमेगा 3 का सेवन करते समय सुझाव। अब इन लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको कितने ओमेगा 3 फैटी एसिड की आवश्यकता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड का पर्याप्त सेवन महिलाओं के लिए लगभग 8.8 ग्राम प्रतिदिन और पुरुषों के लिए 8.6 ग्राम है। यह दिशा निर्देश विशेष रूप से ALA पर लागू होता है। नैदानिक परीक्षणों से पता चला है कि रोजाना 1.3 से 2.5 की ग्राम ओमेगा 3 लेने से सूजन कम करने, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने और मध्यम से उन्नत किडनी रोग वाले लोगों में किडनी के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है। जबकि प्रोटीन यूरिया के लिए कोई विशिष्ट दिशा निर्देश नहीं है। 2020 के KDOQI दिशा निर्देश ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए एडवांस्ड सीकेडी वाले लोगों के लिए रोजाना 2 ग्राम ओमेगा 3 PUFA की सलाह देते हैं। डायलिसिस पर सीकेडी चरण 5 वाले लोगों के लिए डॉक्टर 3 से 4 ग्राम के दैनिक सेवन का सुझाव दे सकते हैं। हालांकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अस्वीकृति रिजेक्शन को रोकने या ग्राफ्ट के अस्तित्व को बढ़ाने के लिए दैनिक उपयोग के लिए ओमेगा 3 की सलाह आमतौर पर नहीं दी जाती है। आप अलसी, सोयाबीन और कैनोला तेल जैसे पौधों के तेलों के साथ साथ चिया के बीज और अखरोट में ALA पा सकते हैं। बस एक बड़ा चम्मच अलसी के तेल में 706 ग्राम ALA होता है, जबकि चिया के बीज 506 ग्राम और अखरोट प्रति औंस लगभग 28 ग्राम 2.57 ग्राम प्रदान करते हैं। जो लोग DHA और EPA की तलाश में हैं, उनके लिए ठंडे पानी की वसायुक्त मछली जैसे सैल्मन, टूना, मैकेरल और सार्डिन बहुत अच्छे विकल्प हैं। उदाहरण के लिए 3 औंस लगभग 85 ग्राम पकी हुई सैल्मन 1.34 ग्राम DHA और 100 ग्राम EPA प्रदान करती है। यदि आप सप्लीमेंट पसंद करते हैं तो फिश ऑयल, क्रिल ऑयल और शैवाल आधारित तेल जैसे विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं। एक मानक फिश ऑयल सप्लीमेंट आमतौर पर लगभग 8 ग्राम तेल प्रदान करता है, जिसमें लगभग 180 मिलीग्राम EPA और 120 मिलीग्राम DHA होता है। 5. क्षारीय अल्कलाइन खाद्य पदार्थों के साथ pH को संतुलित करें। आपका शरीर pH और बाइकार्बोनेट स्तरों का एक नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करता है। आदर्श रूप से आपके रक्त का pH 7 से और 7 से 22 के बीच रहना चाहिए। यदि pH स्तर इस सीमा से बाहर जाता है तो आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बाइकार्बोनेट के संबंध में यह एक बफर की तरह काम करता है जो आपके शरीर में एसिड को बेअसर करने में मदद करता है। शरीर के pH को संतुलित करने में सहायता के लिए किडनी अतिरिक्त एसिड से छुटकारा पाती है और बाइकार्बोनेट का उत्पादन और पुनः अवशोषण करती है। हालांकि यदि किडनी का कार्य कम हो जाता है तो किडनी बाइकार्बोनेट को पुनः अवशोषित नहीं कर सकती है, जिससे एसिड को बेअसर करना कठिन हो जाता है। इससे अक्सर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, एक ऐसी स्थिति जहां शरीर अधिक एसिड बनाए रखता है। अब बहुत अधिक एसिड होने से क्या बड़ी बात है, एसिड का अधिक भार सूजन को ट्रिगर कर सकता है और किडनी की निस्पंदन इकाइयों, जिन्हें ग्लोमेरुली कहा जाता है, को नुकसान पहुंचा सकता है। इस क्षति के परिणामस्वरूप प्रोटीनूरिया हड्डियों की कमी, मांसपेशियों की
बर्बादी, इंसुलिन प्रतिरोध और यहाँ तक कि दिल की समस्याएं भी होती हैं। शरीर के पीएच को संतुलित करने के लिए सुझाव। अब हम बेहतर किडनी स्वास्थ्य के लिए एसिड के भार को कैसे कम कर सकते हैं? आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन आहार संबंधी सुझावों पर चर्चा करने से पहले संभावित गुर्दे के एसिड लॉर्ड पीरेल को समझना महत्वपूर्ण है। एक स्कोरिंग प्रणाली जो यह बताती है कि क्या भोजन शरीर में अम्लता एसिडिटी बढ़ाता है या कम करता है। सकारात्मक पीआरएल स्कोर प्लस एसिड बनाने वाले खाद्य पदार्थों का संकेत देते हैं, जबकि नकारात्मक स्कोर उन खाद्य पदार्थों को दिखाते हैं जो अम्लता को कम करने में मदद करते हैं। 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि पीआरएल में हर एक अंक की वृद्धि के लिए सीकेडी चरण 3 और 4 वाले लोगों में बाइकार्बोनेट का स्तर 0.25 इकाइयों तक गिर गया, जिसका अर्थ है कि किडनी पर अधिक दबाव डाला जाता है। पशु उत्पादों मीट आदि में उच्च सकारात्मक स्कोर +7 होते हैं, जबकि फलों और सब्जियों में आमतौर पर नकारात्मक स्कोर होते हैं, जो अम्लता को बेअसर करने में मदद करते हैं। तो आप जितने अधिक पौधे आधारित शाकाहारी खाद्य पदार्थ खाते हैं, आप अपने शरीर को उतनी ही अधिक एसिड लड़ने की शक्ति दे रहे हैं। 2020 के केडीओक्यूआई दिशा निर्देश यह भी सलाह देते हैं कि सीकेडी वाले लोग एसिड उत्पादन को कम करने में मदद करने के लिए फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। दुर्भाग्य से आधुनिक खान पान के तरीके अक्सर पशु आधारित खाद्य पदार्थों की ओर झुकते हैं, जिससे किडनी को हर दिन बहुत अधिक एसिड बाहर निकालना पड़ता है। अपने आहार को केवल 30% उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन तक सीमित करके और बाकी को फलों और सब्जियों जैसे क्षारीय समृद्ध विकल्पों से बदलकर आप सीरम बाइकार्बोनेट के स्तर को काफी बढ़ा सकते हैं। यहाँ नकारात्मक पीआरएल वाले खाद्य पदार्थों के कुछ बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं। कुल्फा पर्सलेन, दस्तासी, केलिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, 8.3 गाजर, 5.7 बैंगन, 3.9 मेडजूल खजूर, 13.4 अंजीर, 14 आलू बुखारा, 13.4 और एवोकाडो, 8.2। वे आपके एसिड बेस संतुलन का समर्थन करने के लिए एक प्राकृतिक तरीके के लिए स्वादिष्ट विकल्प हैं। हम जानते हैं कि इन सभी खाद्य विकल्पों के साथ बहुत कुछ समझना मुश्किल हो सकता है। आप पूछ रहे होंगे, क्या कोई विशेष आहार है जिसका मुझे पालन करना चाहिए? न्यूट्रिएंट्स में 2017 के एक अध्ययन ने विभिन्न किडनी अनुकूल आहारों की क्षारीय क्षमता का पता लगाया। उन्होंने 4 आहारों की तुलना की, जिसमें सामान्य प्रोटीन आहार, कम प्रोटीन आहार, वीगन आहार और बहुत कम प्रोटीन आहार शामिल थे। उन्होंने पाया कि प्रोटीन का सेवन कम करने से, विशेष रूप से वीगन और बहुत कम प्रोटीन वाले आहार में, शरीर में शुद्ध एसिड उत्पादन में काफी कमी आई। एक शाकाहारी आहार में अनाज जैसे रोटी, पास्ता, चावल और जई की 6-8 सर्विंग्स, फलों और सब्जियों की 4-5 सर्विंग्स और बीन्स, दाल, फलियों की 1 अनिवार्य सर्विंग शामिल है। जैतून के तेल, ऑलिव ऑयल को मुख्य वसा स्रोत के रूप में पसंद किया जाता है, जबकि पशु मूल के खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मुर्गी, मछली और अंडे को बाहर रखा जाता है। शाकाहारी आहार में उच्च मात्रा में फाइबर और विटामिन K1 भी आते हैं। ये दोनों एसिड बेस संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। हालांकि किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए शाकाहारी आहार का पालन करते समय अपने पोटेशियम के स्तर की सावधानी पूर्वक निगरानी करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ध्यान दें कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अधिक गंभीर मामलों में, विशेष रूप से सीकेडी चरण
3 से 5 वाले लोगों के लिए केवल आहार ही पर्याप्त नहीं हो सकता है। ऐसी स्थितियों में 2020 के DOQI दिशा निर्देश बाइकार्बोनेट सप्लीमेंट या साइट्रिक एसिड सोडियम साइट्रेट समाधान का उपयोग करने की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, मौखिक रूप से रोजाना 25 से 2 मिलीग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लेने से क्रॉनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस को प्रबंधित करने और राहत प्रदान करने में मदद मिल सकती है। अपनी स्थिति के लिए सबसे अच्छा तरीका खोजने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपचार आपके स्वास्थ्य के अनुरूप है, हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। 6. ब्लड शुगर और वजन बढ़ने पर नियंत्रण रखें। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि वे संबंधित नहीं हैं, लेकिन आपके ब्लड शुगर का स्तर और आपकी कमर का घेरा वास्तव में प्रोटीनूरिया के आपके जोखिम में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। वास्तव में केवल इन मुद्दों को प्रबंधित करके आप वास्तव में इस जोखिम को आधे से अधिक कम कर सकते हैं। तो यह सब कैसे काम करता है? जब आपका ब्लड शुगर बढ़ता है तो यह सूजन को ट्रिगर करता है, आपकी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। ये सभी चीजें मिलकर प्रोटीनूरिया में योगदान करती हैं। यही कारण है कि प्रोटीनूरिया को रोकने और अपनी किडनी को और नुकसान से बचाने के लिए इन मुद्दों से जल्दी निपटना बहुत महत्वपूर्ण है। एडवांस परीक्षण ने 5 साल तक टाइप 2 डायबिटीज वाले 1 को 40 लोगों का अनुसरण किया और प्रभावशाली परिणाम पाए। जिन लोगों ने ब्लड शुगर कम करने पर ध्यान केंद्रित किया, उन्होंने किडनी की बीमारी के अंतिम चरण एंड स्टेज के जोखिम को 65% तक कम कर दिया। शुरुआती किडनी क्षति माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया के मामलों में 9% की गिरावट आई और अधिक गंभीर किडनी क्षति मैक्रोएल्ब्यूमिनुरिया में 30% की कमी आई। अब चलिए बात बदलते हैं और वजन नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। वजन कम करना प्रोटीनूरिया को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, खासकर उन लोगों के लिए जो मोटापे से ग्रस्त हैं और जिन्हें शुगर है। अध्ययन बताते हैं कि थोड़ा वजन कम करना भी कुछ ही हफ्तों में प्रोटीनूरिया को कम कर सकता है। 2023 के एक अध्ययन ने टाइप 2 डायबिटीज वाले रोगियों की जांच की और पाया कि जिन लोगों ने अपने शरीर के वजन का कम से कम 30% कम किया, उनमें वजन बढ़ाने वालों की तुलना में प्रोटीनूरिया में 23% सुधार देखा गया। वास्तव में उनके द्वारा कम किए गए हर किलोग्राम के लिए पेशाब में प्रोटीन का स्तर 6% कम हो गया। उन अतिरिक्त किलो को कम करने से न केवल आपकी किडनी पर भार हल्का होता है, बल्कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के स्तर और इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रबंधित करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा यह कुछ हार्मोन के स्तर को कम करने में मदद करता है, जो किडनी के कार्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करता है, जो किडनी की क्षति को धीमा कर सकता है। वजन और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए सुझाव। तो आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं? अपने शरीर के वजन का 5-10% कम करने पर ध्यान दें, जो आपकी किडनी के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर बनाने के लिए लंबे समय से साबित हुआ है। सख्त कैलोरी गिनती के बजाय छोटे टिकाऊ बदलावों का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, साबुत खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना और अपनी भूख के संकेतों को सुनकर पोर्शन कंट्रोल, भोजन की मात्रा सीमित करना का अभ्यास करना आपको प्राकृतिक कैलोरी की कमी पैदा करने में मदद कर सकता है। यह लगातार भोजन पर नजर रखने के तनाव के बिना वजन घटाने को बनाए रखना आसान बनाता है। अब भोजन के विकल्पों के बारे में बात करते हैं।
साधारण बदलाव एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। छोटी सर्विंग कटोरी चुनने, अपने भोजन को तलने के बजाय बेक करने या ग्रिल करने, और मीठे पेय पदार्थों को पानी से बदलने से शुरुआत करें। ये छोटे बदलाव समय के साथ जुड़ते हैं, और इससे पहले कि आप इसे जानें, आप बेहतर और हल्का महसूस करेंगे। अपने ब्लड शुगर को स्थिर रखने के लिए शर्करा शुगर से कार्बोहाइड्रेट को अपनी कुल ऊर्जा खपत के 10% से कम तक सीमित करें। वसा के लिए जैतून का तेल, नट्स और मछली में पाए जाने वाले पॉली अनसेचुरेटेड और मोनो अनसेचुरेटेड वसा का अधिक सेवन करने पर ध्यान दें, जबकि तले हुए खाद्य पदार्थों एंड प्रोसेस्ड स्नैक्स में पाए जाने वाले संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस वसा और कोलेस्ट्रॉल को कम करें। अपने आहार में अधिक फल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसे छोकर वाला आटा शामिल करें। जब प्रोटीन की बात आती है तो चिकन, मछली और पौधे आधारित स्रोत दालें जैसे लीन विकल्प बहुत अच्छे विकल्प हैं। इसके अलावा फुल फैट संस्करणों के बजाय कम वसा वाले या स्किम्ड डेयरी उत्पादों, दूध, दही के साथ रहें, लेकिन उनकी चीनी सामग्री से सावधान रहें। हालांकि जैसे जैसे डायबिटिक किडनी रोग बढ़ता है, कुछ खाद्य पदार्थों को सीमित करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि उनमें पोटेशियम और फास्फोरस का उच्च स्तर होता है। उन फलों और सब्जियों पर ध्यान देना एक अच्छा विचार है जिनमें पोटेशियम कम होता है। अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित फास्फोरस बाइंडर्स का उपयोग भी मदद कर सकता है। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचने की कोशिश करें जिनमें फास्फोरस अधिक होता है, और अपने भोजन में पोटेशियम और फास्फोरस को कम करने में मदद करने के लिए उबालने जैसी खाना पकाने की विधियों का उपयोग करें, और सक्रिय रहना न भूलें। अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट के मध्यम व्यायाम का लक्ष्य रखें, जैसे तेज चलना। यह कम दूरी के लिए गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलने, सीढ़ियां चढ़ने या बागवानी जैसे घरेलू काम करने जितना आसान हो सकता है। अपने पूरे दिन सक्रिय रहने के तरीके खोजें, जैसे कि अपने लंच ब्रेक के दौरान टहलना, चीजें जो प्रोटीनूरिया को ट्रिगर कर सकती हैं। अब कुछ रोजमर्रा के कारकों का पता लगाने के लिए एक पल निकालें जो प्रोटीनूरिया को ट्रिगर कर सकते हैं। इस खेल में एक प्रमुख खिलाड़ी हाई ब्लड प्रेशर है। थोड़ी सी भी वृद्धि किडनी पर अनावश्यक तनाव डाल सकती है। जीवन शैली के विकल्प भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सुस्त जीवन शैली, धूम्रपान या अत्यधिक शराब का सेवन किडनी को अधिक जोखिम में डाल सकता है, जबकि रेड एंड प्रोसेस्ड मीट स्वादिष्ट हो सकते हैं। इनका बहुत अधिक सेवन करने से गंभीर प्रोटीनूरिया हो सकता है और डायबिटिक किडनी रोग विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। इसी तरह एनर्जी ड्रिंक्स से बचना सबसे अच्छा है। हालांकि वे आपको तुरंत बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन उनकी उच्च कैफीन और चीनी सामग्री निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है और किडनी की क्षति में योगदान कर सकती है। साथ ही सप्लीमेंट्स के प्रति सचेत रहें। हालांकि वे सहायक हो सकते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स का अधिक उपयोग आपकी किडनी पर बहुत अधिक दबाव डाल सकता है। इसी तरह बहुत अधिक एनएसएआईडी, एनएसएड्स, दर्द निवारक दवाएं जैसे कि इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन या एस्पिरिन लेने से प्रोटीनूरिया हो सकता है और किडनी के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। संक्रमण जैसे कि मूत्रपथ के संक्रमण, यूटीआई, बुखार और यहाँ तक कि गर्भावस्था भी अस्थायी प्रोटीनूरिया का कारण बन सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, इनमें से कई ट्रिगर्स प्रबंधनीय हैं।
नियमित व्यायाम को शामिल करके धूम्रपान और शराब पीने की आदत को छोड़कर और विचारशील भोजन विकल्प बनाकर आप सक्रिय रूप से अपनी किडनी का समर्थन कर सकते हैं और प्रोटीनूरिया को रोकने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष संक्षेप में, प्रोटीनूरिया जैसी स्थितियों को रोकने के लिए अपनी किडनी की देखभाल करना महत्वपूर्ण है। किडनी के स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना, आहार समायोजन, वजन प्रबंधन और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से आपके जोखिम को काफी कम कर सकता है और किडनी के कार्य को बढ़ा सकता है। अपने प्रोटीन के सेवन को भरपूर फलों और सब्जियों के साथ संतुलित करके शुरू करें, जो स्वस्थ पीएच स्तर को बनाए रखने और एसिड लोड को कम करने में मदद करते हैं। अपने ब्लड शुगर के स्तर को प्रबंधित करना और स्वस्थ वजन प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। याद रखें, छोटे प्रबंधनीय परिवर्तन भी किडनी के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। इसके अलावा अपनी जीवन शैली विकल्पों के प्रति सचेत रहें। नियमित व्यायाम, शराब का सेवन सीमित करना और सप्लीमेंट्स और दवाओं के साथ सतर्क रहना आपकी किडनी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अपने ब्लड प्रेशर पर भी नजर रखें। यहाँ तक कि मामूली वृद्धि भी किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि कोई भी एकल जीवन शैली परिवर्तन अकेले किडनी के कार्य में सुधार नहीं कर सकता है। इसके बजाय यह इन प्रयासों का संयोजन है जो आपकी अनूठी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप है, जो सर्वोत्तम परिणाम देगा। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता डॉक्टर के साथ नियमित परामर्श यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आपकी रणनीतियां आपकी स्थिति के लिए प्रभावी और उपयुक्त हैं। जीवन का एक कीमती सबक, अपने जीवन और अनुभव से मैं आपको एक बात सिखाना चाहती हूँ। स्वास्थ्य ही असली धन है और धैर्य इसकी कुंजी है। जैसे एक पौधे को पेड़ बनने में समय और लगातार देखभाल लगती है, वैसे ही हमारे शरीर को ठीक होने और स्वस्थ रहने के लिए निरंतर छोटे छोटे अच्छे प्रयासों की जरूरत होती है। रातों रात चमत्कार की उम्मीद न करें, बल्कि हर दिन एक सही कदम उठाएं। आपकी किडनी ने सालों तक आपकी सेवा की है, अब आपकी बारी है उनकी सेवा करने की। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया नीचे कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो लेख को अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। खुश रहें, स्वस्थ रहें